तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। हम लोगों ने सेकंड पार्ट में देखा था पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसमें से हमने देखा था मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। आज देखेंगे नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाल लीजिए हेडिंग नव पाषाण काल, जिसमें से इसका टाइम पीरियड क्या है, 8000 से 6000 बीसी के बीच में इसका टाइम पीरियड। ठीक, तो उत्तर भारत में जो नव पाषाण काल के उपकरण की खोज करता माने जाते हैं वो कौन है? ली मैनसुइयर है। ठीक है, ली मैनसुइयर है जिनको उत्तर भारत में नव पाषाण काल के उपकरण की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। वहीं नेवेलियन फ्रेजर को दक्षिण भारत में नव पाषाण काल के जो उपकरण है उनके खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो ये पूछ सकता है नव पाषाण काल के उत्तर भारत में खोजकर्ता कौन है? तो ली मैनसुइयर है। और दक्षिण भारत में कौन है? नेवेलियन, ठीक है, फ्रेजर है। तो ये नाम याद रखिएगा। वहीं पे जो गार्डन चाइल्ड है उन्होंने नव पाषाण काल को क्या कहा? नव पाषाण काल क्रांति कहा। ठीक है, नव पाषाण कालीन क्रांति इसको कहा। तो गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा? नव पाषाण कालीन क्रांति। याद रखिएगा, नव पाषाण कालीन क्रांति इसको कहा। क्यों क्रांति कहा इन्होंने? क्योंकि हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे कृषि का ज्ञान और पहिए का ये सब देखा था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लोगों को कृषि का बेहतर ज्ञान हो चुका था। ठीक है, अभी लोग खेती करना जान चुके थे, खाद का संग्रह करना भी जान चुके थे, यानी खाद का अच्छे से संग्रह करते थे और वहीं पे स्थायी निवास बनाते थे। स्थायी एक जगह रहना स्टार्ट कर देंगे, उससे गांव बिल्ड हो जाएगा, गांव बनना स्टार्ट हो। जब गांव बनेंगे तो मकान बनेंगे। तो इस गांव में फिर एक गांव बन गया था। गांव बनना फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये कच्चे ईंटों के घर भी बना के रहते थे, वो आयताकार घर बना के रहते थे, आयताकार घरों में कच्चे ईंटों के। तो इस तरह से देखा स्थायी निवास। तो ये कारण क्रांति का। वही मृद भांड है उसका ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, मिट्टी के मृद भांडों का ये लोग प्रयोग करना जान गए थे, उनको बनाना जान गए थे। वहीं पशुपालन भी एक सबसे बड़ी क्रांति थी कहने के लिए, यानी कि लोग पशुपालन करते थे। यहाँ पे इनको भैंस, गाय, बकरी, भेड़, कुत्ते इन सबका ज्ञान हो चुका। लोग उनको पालते भी थे। ठीक है, तो इनको पशुपालन का भी अब ज्ञान हो चुका। तो वहीं पे ये हड्डियों से उपकरण भी बनाते थे। ठीक है, तो हम भी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हमें हड्डियों के सुई के रूप में, यानी कि इससे ज्ञान होता है कि ये लोग कपड़े को सिलने का भी काम करते थे, यानी कि कपड़े का नहीं ज्ञान था तभी ये सुई हमें प्राप्त, हड्डी की सुई टाइप की प्राप्त, यानी तो ये भी पता चलता है कि ज्ञान। इसीलिए जो गार्डन चाइल्ड ने इसे नव पाषाण कालीन क्रांति कहा है। ठीक है, नव पाषाण काल को। तो ये ध्यान रखिए किसने कहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वहीं पे ये लोग चकमक उद्योग काफी विकसित हो गया था। ठीक है, चकमक उद्योग क्या होता है? इसमें यहाँ पे पॉलिश शब्द ज्यादातर, यानी कि आप यहाँ के उपकरणों में, यानी कि जो भी मृद भांड उसमें पॉलिश ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, औजारों में यानी कि यहाँ पॉलिशदार औजार देखने को हमें मिलते हैं, यानी कि बहुत बेहतर अवस्था में ये लोग आ चुके थे अब। तो यहाँ पे हमने देखा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इनके जो भी स्थान है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास जो श्रीनगर है वहां पे डल झील है। तो डल झील के पास से हमें वहां पे स्थान है बुर्ज होम। ठीक है, वहां पे हमें जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। जन्म स्थान नव पाषाण कालीन का जन्म स्थान कहाँ है? तो बुर्ज होम के पास है। ठीक है, बुर्ज होम याद रखिएगा। इसे जन्म स्थान भी कहा जाता है नव पाषाण कालीन जो टाइम पीरियड है। तो किसे बोलते हैं जन्म स्थान? तो बुर्ज होम को बोलते हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में जो डल झील है वहीं के पास है। वहीं पे हमें यहाँ से एक साक्ष्य और मिलता है कि यहाँ पे कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाया जाता था। ठीक है, दफनाने का साक्ष्य मिलता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कुत्तों को ज्ञान हो गया था। कुत्तों के साथ इंसानों को भी दफनाते थे, यानी कि अब उनको कुत्तों के साथ साथ, यानी कि मानव के साथ साथ कुत्तों से भी बहुत प्यार था। यानी कि यहाँ से ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ दफनाने के साक्ष्य मिलते थे। याद रखिएगा कि मानव कुत्तों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुर्ज होम का है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक, गर्ता आवास यहाँ पे प्राप्त होता है। गर्ता आवास क्या होता है कि मिट्टी के नीचे लोग घर बना के रहते थे। ठीक है, ऐसे कुछ मिट्टी के नीचे घर बना के लोग रहते थे, उसे गर्ता आवास बोलते थे। पिलर टाइप कुछ भी खड़ा हो, लेकिन इन लोग जमीन के नीचे
घर बनाते थे। तो ये डल झील के पास हमें मिला इससे, और डल झील के पास ही क्यों मिला, क्योंकि वहां पे वहां पे पानी का स्रोत था, ठीक, और वहां पे जो भी नीचे मिट्टी कर्तावास बनाएंगे तो ठंडक रहती थी। इस वजह से यहाँ से तुम लोग अब इनके ज्ञान का यानी ज्ञान अब बढ़ रहा है इनका। वही गुफ कराल, ठीक है, गुफ कराल ये भी कहाँ है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है, याद रखिएगा। ये जो स्थान है गुफ कराल, ये जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे हमें कुम्हार की गुफा प्राप्त हुई है। ये जमीन ऊपर है, कुम्हार की गुफा ये मिट्टी से बनी हुई है, इसलिए कुम्हार की गुफा कहते हैं। नवपाषाणकालीन मानव ने इसका विकास कहते हैं, इसको बनाया था। तो याद रखिए कुम्हार की गुफा कहाँ प्राप्त होती है, मिट्टी की गुफा है। उसके बाद सर्वाधिक हड्डी उपकरण, यदि देखा जाए नवपाषाण काल के सर्वाधिक हड्डी के जो उपकरण हमें प्राप्त हुए औजार, वो सबसे ज्यादा गुफ कराल से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि सबसे ज्यादा हड्डी के उपकरण गुफ कराल से प्राप्त है। उसके बाद अब इलाहाबाद, तो इलाहाबाद कहाँ पे है, ये वाराणसी और प्रयागराज अब इलाहाबाद हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इलाहाबाद है, वो उत्तर प्रदेश में, जो कि पूर्वी पश्चिमी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पे। तो वहां पे कोल डिरवा एक स्थान है इलाहाबाद में। कौन सा स्थान, कोल डिरवा, याद रखिएगा। यहाँ से हमें धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौन से प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, या प्राचीनतम धान के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, तो ये हमें प्राप्त होते हैं कोल डिरवा से, जो कि इलाहाबाद में है, ठीक है। उसके बाद चौपानी, ठीक है, चौपानी मांडव, ये कहाँ है चौपानी मांडव, यहाँ से हमें मृदभांड प्राप्त होते हैं, मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। वही महागढ़ा, ठीक है, महागढ़ा से क्या हमें गौशाला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, गौशाला के साक्ष्य, यानी कि यहाँ पे गौशाला भी हुआ करती थी, गाय को पाला भी जाता था, पाला जाता था, इससे हमें ये भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहीं से हमें धान जौ के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गोलाकार झोपड़ी के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अब लगे लोग झोपड़ी बना के रहना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक। यहाँ से हमें महागढ़वा से हमें ये भी प्राप्त होता है कि यहाँ पे धान की ज्यादा रहने की बहुत मात्रा पे उत्पादन होता है, बहुत अधिक मात्रा पे यहाँ पे उत्पादन किया जाता था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी के बर्तन में हमें जो घास के ऊपर फूसी होती है वो हमें प्राप्त हुई है, मिट्टी बर्तन में चिपके हुए, तो ये सब साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। वहीं से यदि देखा जाए बिहार में एक सारण जिला है, ठीक है, छपरा आपने शायद नाम सुना होगा, बलिया के पास है, तो यहीं पे बिहार में सारण जिला है, वहां से हड्डी के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त है, ठीक है। हड्डी के यहाँ से उपकरण प्राप्त होते हैं, जो कि सारण में कहा चिरांदा से, चिरांद एक स्थान, वहीं से यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। वहीं पे आप यहाँ देखिए कि आंध्र प्रदेश में यहाँ 3 स्थान है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 3 स्थान है, नागार्जुन कोंडा, कोरेकल, ठीक है, और कुतनूर। ये तीनों स्थान से हमें राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। किसके, राख के ढेर। याद रखिएगा राख के ढेर हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो राख के ढेर हमें कुतनूर से, नागार्जुन कोंडा से और कोरे कल से ये राख के ढेर प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह पूछ सकता है कि नवपाषाण काल में हमें राख के ढेर कहां से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन आपको दे देगा 4-5 ऑप्शन, जिसमें से आपसे पूछेगा या किस पाषाण काल में राख के ढेर प्राप्त होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा राख के ढेर कहां से प्राप्त होते हैं। वहीं से हमें पोचमपल्ली से भी हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पोचमपल्ली से। वहीं पे हमें ये देखें कर्नाटक से, कर्नाटक में पिकलीहल से, मशकी से, ठीक है, ब्रह्मगिरी से, वहीं संगल कल्लू से, हुल्लूर से, कोडे कल्लल से, ठीक है, कोडे कल्लू से। यहाँ से साक्ष्य प्राप्त, इतना यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रखने की, ये सब कृष्णा कावेरी नदियों के बीच में दोनों ही ये सारे स्थान मिलते हैं हमें, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है जो बताया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें जो बलूचिस्तान वाला स्थान है, ठीक है, बलूचिस्तान स्थान है, वहां पे बलूचिस्तान से हमें प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौन से, प्राचीनतम बस्ती, मेहर
में प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखिए, प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य अभी तक कहाँ प्राप्त हुए, तो ये जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है वहां से हमें प्राप्त होता है। बलूचिस्तान में कहा, मेहरगढ़, ठीक है, वहां से प्राप्त होता। वही लमसम 7000 बीसी के आसपास पे ये जगह है जहां से हमें प्राप्त होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं पे हमें यहाँ से मेहरगढ़ से ही हमें इन चीजों को पता चलता है। यहाँ पे गेहूं, जौ, कपास, अंगूर और जौ के साथ प्राप्त होता है। कपास से हमें ये पता चलता है कि नहीं कपड़े का भी नहीं ज्ञान हो चुका था अभी नहीं, तो कपास से हमें इतना पता चल रहा है, ठीक है, तो कपड़ों का इतना ज्ञान होता है। तो वहीं पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब दक्षिण भारत में सबसे पहले जो फसल बोई गई थी वो कौन सी फसल थी, रागी, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, नोट में करके इसे डाल लीजिएगा। दक्षिण भारत में सबसे पहले बोई जाने वाली फसलों में से कौन सी, तो फसल कौन सी थी, रागी थी और मिलेट थी। ये दो फसलें थी जो कि आपको ऑप्शन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में बोई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो रागी, मिलेट की फसल के हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। ये दो क्वेश्चन यहाँ में उत्तर भारत में किसने यानी कि नवपाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी, ठीक है, दक्षिण भारत में किसने खोज की थी, उसी नवपाषाणकालीन क्रांति के जनक किसे माना जाता है या किसने इसको नवपाषाणकालीन क्रांति कहा, ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड ने कहा। उससे वहीं से हमें भैंस के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, भैंस के हड्डियों के साक्ष्य से ये पता चलता है कि इन्होंने ये लोग भैंस पालन भी करते थे, तो हमें भैंस पालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। वही प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिलते हैं, तो ये आपको दो ध्यान रखनी है। वही मानव कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बुर्ज से मिलते हैं। कुम्हार की गुफा कहाँ से मिलती है साक्ष्य, सर्वाधिक हड्डी उपकरण कहाँ से मिलते हैं, और धान प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन मिल सकता है। और महागढ़ा से आपको क्या मिलते हैं, गौशाला के साक्ष्य मिलते हैं, धान और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। गोल झोपड़ी के भी साक्ष्य मिलते हैं, गोल झोपड़ी बना के रहते थे, जो लकड़ी और घास की गोल झोपड़ी होती थी, तो उस झोपड़ी को बना के लोग रहते थे। वही राग के ढेर हमें कहाँ से मिलते हैं, उदनूर से, नागार्जुन कोंडा से और कोरेकल से ये साक्ष्य मिलते हैं। इतने कुछ बातें इसमें नवपाषाणकालीन में ध्यान रखना है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं ताम्रपाषाणकालीन। तो चलिए इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं, इसी के आगे ताम्रपाषाणकाल। तो इसकी अवधि काल पीरियड देख लीजिए कब से इसका जो काल पीरियड है मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 2000 बीसी से 1000 बीसी के बीच माना जाता है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड। इससे जब कल से स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता, तो वो हम देखेंगे 5000 से लमसम स्टार्ट होता है, लेकिन एक्चुअली में टाइम पीरियड माना जाता है 2700 बीसी से, ठीक है, तो अभी देखेंगे। तो इस पहले हमने सोचा कि चारों टॉपिक एक साथ जितने पाषाणकाल है एक साथ पढ़ा दो, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताम्रपाषाणकाल। तो ताम्रपाषाण यानी हड़प्पा सभ्यता, तो पहली जो सभ्यताएं थी वो देख लेते हैं, पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जिसे बोलते थे, जो कि हम हड़प्पा सभ्यता की पहले की पूर्ववर्ती बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता जिसे बोलते हैं, जिसमें जो सिंध इलाका था, ठीक है, सिंध वाला जो ये इलाका था, यहाँ पे हम देखेंगे सिंध वाले क्षेत्र में पूरा सिंध का क्षेत्र था। यहाँ पे जो मानव रहते थे, जो इंसान रहते थे, उनको हम झोंकड़ झांगर संस्कृति के नाम से जानते थे। तो ये सब एक्चुअली में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इसमें आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये पूछ सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछेगा इसमें से यदि क्वेश्चन पूछना होगा कि ये बताइए झोंकड़ झांगर संस्कृति का संबंध किससे है, हड़प्पा सभ्यता या प्रवृत्ति हड़प्पा सभ्यता से, तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है ऑप्शन देके, ठीक है। ताम्रपाषाण जो भी ऑप्शन देगा, तो जो सिंध क्षेत्र में मानव रहते थे उसको झोंकड़ झांगर संस्कृति के नाम से जानते थे, ठीक है। वहीं पे जो पंजाब और ये बहालपुर पाकिस्तान वाला एरिया था, ये पूरा सिंध का क्षेत्र था, ठीक है, ये जो एरिया था इसको बोलते थे हम पंजाब, जो बहावलपुर, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में है, अलग पाकिस्तान में, और हाँ जो पंजाब में है, ठीक है, इस एरिया को यहाँ की जो संस्कृति मानव निवासी कब्रगाह एच संस्कृति के नाम से जानते थे, ठीक है, सारे हैं प्रवृत्ति हड़प्पा से बताए गए, तो इसे बोलते थे कब्रगाह एच संस्कृति। तो ये
आपको इसको थोड़ा याद तो करना ही है और यह ध्यान रखना है। उसके बाद गुजरात में जो यहाँ पे संस्कृति निवास करती थी, ठीक है, यहाँ पे जो मानव निवास करते थे उसे लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति बोलते थे, ठीक है। संस्कृति क्यों बोलते हैं इनकी संस्कृति लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति इनकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो मृदभांड हम देखने को मिलते हैं तो लाल कलर के थे, ठीक है, लाल बने हुए थे और देखने में शाइनिंग भी मार रहे थे, चमक मार रहे थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति। वहीं पंजाब और हरियाणा में देखेंगे, ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा का ये क्षेत्र है, यहीं पे तो इस क्षेत्र में पीले मृदभांड संस्कृति, ठीक है, इनके यहाँ पे इनके पीले मृदभांड हुआ करते थे देखने में, ठीक है, जिस मिट्टी का यूज करते थे वो पीले मृदभांड, इसलिए इनकी जो संस्कृति का नाम पड़ा उसे पीले मृदभांड की संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वहीं पर गंगा यमुना का द्वार है इस एरिया में, ठीक है, पंजाब उत्तर प्रदेश वाले में जो यहाँ पे जो निवास करते थे उसको गौरी मृदभांड संस्कृति के नाम से जानते थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो गंगा यमुना के द्वार पे, तो ये मोटा मोटा जो आंसर यहाँ का क्वेश्चन आना ही है, याद रखिएगा। उसके बाद अब स्टार्ट करें ताम प्रशांत कालीन संस्कृति, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला हिस्सा, नहीं दक्षिण में है पूर्वी, तो दक्षिण पूर्वी ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिए दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान राजस्थान वाले हिस्से की बात। यहाँ पे जो कोटा के पास है, अजमेर और कोटा के बीच में यहाँ से एक नदी बहती है, कौन सी नदी, बनास नदी, इसी के तट के सारी यह संस्कृति का विकास हुआ था। हम आगे भी इसको डी में पढ़ेंगे। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि पश्चिमी उत्तर मध्य प्रदेश है, ये है पश्चिमी आपका मध्य प्रदेश। इस यहाँ से जो नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, नर्मदा जो रिवर निकलती है, इसके तट के सहारे इस संस्कृति का विकास हुआ था। याद रखिएगा इस संस्कृति का विकास जो हुआ था इसी के तट के सहारे हुआ था, जो नर्मदा नदी है, ठीक। उसी में पश्चिमी महाराष्ट्र, तो ये जो महाराष्ट्र का यह हिस्सा है पश्चिमी वाला, यहीं पे अहमदनगर, मैंने जो पूरा प्रशांत काल पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था यहाँ पे जो पुणे और नासिक के बीच में, ठीक है, यहाँ पे अहमदनगर है, मैंने बताया था अहमदनगर जो कि प्रवरा नदी के तट पे बसा हुआ है, यानी कि वहीं पे प्रवरा नदी है। तो यहीं पे हम देखते हैं पूरा प्रशांत कालीन के भी सबूत साक्ष्य मिलते हैं, वहीं पे मध्य ताम्र प्रशांत कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं इस जो ताम्र प्रशांत कालीन जो संस्कृति इसे नगरीय संस्कृति बोलते हैं, ठीक है, नगरीय संस्कृति बोलते थे, सॉरी ग्रामीण संस्कृति, याद रखिए ग्रामीण संस्कृति के नाम से नहीं जानते थे। और ये ग्रामीण एक संस्कृति थी, ये ताम्र प्रशांत कालीन जो संस्कृति थी। वहीं पे इनके जो घर होते थे घास फूस, ठीक है, पत्तों, इन सब से ये सब अपने घर को गोल घर हुआ करते थे, झोपड़ी के बने हुए, इनके ऐसे घर देखते थे। वहीं पे हम यहाँ पे देखिए ताम्र प्रशांत कालीन, जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। यहीं पे महाराष्ट्र में दाइमाबाद इलाका है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है, दाइमाबाद। वहां से हमें एक जो कॉपर की, ठीक है, कॉपर या तांबे की आप कह सकते हैं, मैंने पहले बताया, यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी कि बैल का गाड़ी प्राप्त हुई तांबे की, जिसके नाम पड़ा इसका नाम ताम्र प्रशांत कालीन। वो कब का है, 2001 के बीच का स्थान है। यहाँ पे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आगे भी बताने वाला हूँ, पश्चिमी महाराष्ट्र में भी जब पढ़ेंगे। तो चलिए अब ये इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ से ताम्र प्रशांत कालीन का ये तीनों टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो अब इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान था, ठीक है, तो यहाँ दक्षिण पश्चिमी स्थान, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान जो था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ की यहाँ में जो पाते हैं, यहाँ आहार संस्कृति के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे स्थान है आहार, इसलिए इसको आहार संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2000 से 1400 BC है। तो ये कौन सी जो ये राजस्थान का एरिया में यहाँ की बात करें, ठीक है, ये इस एरिया की आहार संस्कृति कब से कब तक ये माना जाता है, 2000 से 1400 जो BC है इसके आसपास माना जाता है। वहीं पे 14 या कुछ लोग कहते हैं 1400 से 2400 से 1400 BC। तो ये जो बनास नदी है यहाँ पे राजस्थान में कोटा और अजमेर के बीच में, ठीक है, बनास नदी, इसी किनारे पे मैंने बताया कि इसी किनारे पे ये संस्कृति का विकास हुआ, इसीलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। बनास संस्कृति किसे बोलते हैं, आहार संस्कृति के नाम से किसे जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे 3 स्थान है,
आहार गिलुंद, ठीक है, और बालाथल। तो आहार से हमें आहार से हमें तांबे के ढेर मिले, ठीक है, तांबे के ढेर मिले, जिसे इसको किस नाम से जानते हैं? ताम्रवती के नाम से जानते हैं, तांबे की नगरी के नाम से जानते हैं, तांबे की नगरी, याद रखिएगा, तांबे की नगरी की वजह से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे तांबे का ढेर मिला था, ठीक है, इसलिए ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं, ताम्रवती या तांबे की नगरी। तो याद रखिए ताम्रवती या तांबे की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो ये क्या है? आहार। उसके बाद यहाँ कपड़े या छपाई के लिए जो ठप्पे यूज किए जाते थे उसके में साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। तो कपड़े पर मोहर लगाते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, और ठीक है, छपाई के लिए जो ठप्पे लगाए जाते हैं उनके साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे कपड़ा उद्योग भी विकसित था। और यहाँ पे रंगाई और छपाई होता था वो काफी अच्छी अवस्था में था, ठीक है, अच्छी अवस्था से हमें प्राप्त हुआ, अच्छी अवस्था में था। ये क्या है? अच्छी अवस्था में थे, ठीक है। वहीं से हमें पत्थरों के यहाँ से घर प्राप्त होते हैं, पत्थरों के बने हुए। अभी हमने पीछे देखा था कि वहां पे कच्चे ईंटों के घर प्राप्त होते हैं, यहाँ पे हमें पत्थरों के बने हुए घर प्राप्त होते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी जो भी राजस्थान है, ठीक है, वही याद रखिएगा, यहाँ पे बात कर रहे हैं, सॉरी पूर्वी ही रहेगा, ठीक है, पूर्वी ही रहेगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। वहीं से अब आते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र। जो पश्चिमी महाराष्ट्र का ये जो हिस्सा है यह इधर सटा हुआ, ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र। तो इस एरिया की बात करें, यहाँ पे ये जो मालवा का हिस्सा है, इसलिए मालवा यहाँ पे मालवा का एरिया, इसी वजह से मालवा संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, जो यहाँ पे नगदा एक 3 स्थान है, कौन से? मध्य प्रदेश में नगदा, मालवा, नवटोली था, ठीक है, नवाटोली। तो यहाँ पे इस जो पश्चिम महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे मालवा संस्कृति के नाम से या कायदा संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। किससे संबंध है? ताम्रपाषाण काल से इसका संबंध है, याद रखिएगा। कायदा जो संस्कृति, यहाँ पे 3 स्थान है, ठीक है, कौन से? एरण, त्रिपुरी, उज्जैनी। तो इसमें कोई खास नहीं है, बस स्थान आपको मैंने बताने के लिए लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे मालदा संस्कृति, जो मालदा में स्थान है ये, ठीक है। तो यहीं पे 3 स्थान है, कौन सा? नगदा, मालवा और नवाटोली। तो ये मालदा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदा से उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड के साक्ष्य मिले, यानी कि यहाँ बहुत अच्छे किस्म के जो साक्ष्य मृदभांड मिले हैं, बहुत ही अच्छे मिले हैं, ठीक है। तो उत्कृष्ट कोटि, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि उत्कृष्ट कोटि के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कहाँ से मिले? मालवा से। वहीं पे यहाँ वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हमारे लिए। वहीं नवाटोली, ठीक है, नवाटोली से हमें सबसे बड़ी बस्ती मिलती है, कौन सी? ताम्रपाषाणकालीन सबसे बड़ी बस्ती। ये तो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें ताम्रपाषाणकालीन सबसे बड़ी बस्ती मिली है। वहीं पे यहाँ से कई अनाजों के ढेर मिले हैं। याद रखिए कहाँ पे है? तो मैंने जो पश्चिमी महाराष्ट्र, ये इस एरिया की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद लास्ट बच गया हमारा महाराष्ट्र का हिस्सा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर इसके बाद महाराष्ट्र वाला आपको समझा देता हूं। तो चलिए इसके दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। हमको देखना था पश्चिमी महाराष्ट्र। तो पहले बार मैं बता देता हूँ, जो हमने पश्चिमी मध्य प्रदेश पढ़ा था, वहां पे मैंने ग्रामीण बस्ती सबसे बड़ी बताई थी, ठीक है। तो वही ग्रामीण बस्ती को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ताम्रपाषाण जो पाषाणकालीन है, यहाँ पे सबसे बड़ी बस्ती मिली है। जो ग्रामीण बस्ती मिली है वो कहाँ पे मिली है? हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो कंफ्यूज नहीं आइएगा, यहाँ महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बस्ती मिली है, यहाँ पे ग्रामीण बस्ती मिली है। तो यहाँ पे 2 अंतर है, ग्रामीण बस्ती ये थी और ये केवल सबसे बड़ी बस्ती थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद चलिए पश्चिम महाराष्ट्र में की जो संस्कृति है, जारवे संस्कृति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुणे, ठीक है, पुणे और पुणे और जो अहमदनगर उसके बीच में एक स्थान है, ठीक है, कौन सा? जारवे स्थान। इसी वजह से इसको जारवे संस्कृति के नाम से बोलते हैं। इसको हम 2 भाग, इसकी जो समय टाइम पीरियड है 1400 BC से 700 BC के आसपास। यहाँ से हमारा जो यहाँ से बौद्ध ये खत्म होने वाला होता है, इसके बाद स्टार्ट होता है बौद्ध, ठीक है। 200 वर्षों के बाद बौद्ध जी के हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 स्थान है, अहमदनगर और इनामो। पहले अहमदनगर को 2 भागों में बांटते हैं। दायमाबाद स्थान है, ठीक है, अहमदनगर के पास में,
और नेवासा। हमने नेवासा को भी प्रवरा नदी के आदि पास पढ़ा था, ठीक है। तो यही से सब कनेक्टेड है, नहीं चला। इसके बाद यहाँ दाइमाबाद में कांसे का रथ प्राप्त हुआ, जो कि मैंने कहा था कि इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है तांबे की, ठीक है। तो ये याद रखिए कि कांसे का यहीं से रथ प्राप्त हुआ है, इसी वजह से, ठीक है। कहाँ से? दाइमाबाद स्थान के। यहाँ पे सबसे बड़ी हमें बस्ती मिलती है। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद है। नागेश्वर से में कपास और पटसन, जो पटसन है, पटसन उसके हमें साक्ष्य मिले। पटसन क्या होता है? आपने बोरी देखी हुई, चीनी बोरी आती है, ठीक है, जो भी, ठीक है, वो जो बोरी होती है ब्राउन कलर की, वो पटसन से बनी होती है, उसी को बोलते हैं पटसन, ठीक है। तो पटसन हमें प्राप्त हुआ है। वहीं पे यहाँ से इनाम गांव से, इनाम गांव कहाँ पे है? पुणे के पास है, ठीक है, पुणे के पास ही। यहीं से हमें किलेबंदी मतलब यहाँ पे वर्ग विभाजन है कि कुछ लोग किले के अंदर रहते थे और कुछ लोग किले के बाहर रहते थे, इसी वजह से किलेबंदी थी, यानी कि अंदर कुछ लोग थे। यहाँ पे वर्ग विभाजन, यानी कि जो बड़े लोग होंगे किले के अंदर रहते होंगे, ठीक है, जो छोटे लोग होंगे वो किले के बाहर रहते होंगे। तो हमें साक्ष्य मिलते यहाँ से, यानी तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ, यानी कि यहाँ के जो लोग थे अब वे आपस में यानी कि विभाजन करने लगे थे, ऊंच नीच ये सब, ये यहाँ पे भेदभाव चलने लगा था, ठीक है। जो बड़े घर के थे या छोटे घर के थे, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति अब चलने लगी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा ये टॉपिक हो गया खत्म। मैं यहाँ पे लिखता इसलिए हूँ कि टाइम आपका बचाना है, ठीक है। बाकी तो मैं समझाता ही हूँ, यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं तो आपका वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो में प्रोवाइड करूँ। मैं कम से कम वीडियो में आपको ये पूरा हिस्ट्री प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ताकि आपके पास समय नहीं है इतना कि हिस्ट्री पढ़े, बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी इसे समझा देता हूँ, ठीक है। और ज्यादातर हम लोग मैपिंग ही करते हैं। आप हड़प्पा सभ्यता में जो भी करेंगे मैपिंग से करेंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादातर मैपिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैपिंग जरा अपने माइंड में आप उसको फिट कर लीजिए। अब हम लोग सब मैपिंग पढ़े, हड़प्पा सभ्यता पूरा मैपिंग ही है, जो भी हम स्थान देखेंगे सब मैपिंग से, वो सब मैपिंग करने वाले। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो मैपिंग अपने माइंड में स्टोर कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी हड़प्पा सभ्यता में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा, और लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए बाय।